आप सभी का सादर अभिवादन। ऑनलाइन स्टडी के इस क्रम में आपका स्वागत है। मैं एनपी शतरंज व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा। आज का विषय है राजनीति विज्ञान विषय से भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास की इतिहास बहुत लंबा है। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी से माना जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज व्यापारियों का एक समूह था। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। व्यापार की रक्षा के नाम पर यूरोपीय कंपनियों ने भारत में किलेबंदी करना और सेना रखना शुरू कर दिया। अपने सैनिक शक्ति के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जल्द ही भारतीय रियासतों के राजनीतिक एवं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। सन 1757 की प्लासी के लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक मुख्य ताकत बन गई। सन 1764 के बक्सर युद्ध तथा सन 1765 की इलाहाबाद की संधि से तो कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सर्वेसर्वा हो गई। भारत में कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक सफलताओं एवं कारगुजारियों की वजह से ब्रिटेन में यह जरूरी समझा गया कि भारत में उसकी क्रियाकलापों को नियंत्रण किया जाए और शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। इसमें सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के नाम से ही स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार तथा संसद ने पहली बार कंपनी के गतिविधियों को रेगुलेट करने या नियंत्रित करने के लिए नियम बनाकर हस्तक्षेप किया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखा गया। 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। वे उपहार भी नहीं ले सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। दूसरा है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पीट्स जूनियर द्वारा लाया गया। पीट्स इंडिया एक्ट में कंपनी प्रशासित क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश राज्य क्षेत्र कहा गया। पीट्स ने भारत अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का पहले से अधिक नियंत्रण स्थापित किया। इस एक्ट द्वारा दोहरा शासन प्रारंभ किया गया, जिसमें व्यापारिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं राजनीतिक मामले हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। इसलिए इस एक्ट को दोहरा शासन व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। पीट्स इंडिया एक्ट के पश्चात चार्टर एक्ट 1793। इसमें प्रत्येक प्रांत का शासन एक गवर्नर और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया।
तथा बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। इसी तरह चार्टर एक्ट 1813, इसमें प्रावधान था शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था तथा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, किंतु चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इसी तरह अगला है चार्टर एक्ट 1833। इसमें प्रावधान बनाया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त करके उसे एक पूर्णतः राजनैतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारतीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु विधि आयोग का गठन किया गया। इसी तरह अगला है चार्टर एक्ट 1853। इसमें प्रावधान था कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन तथा सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया और ब्रिटिश भारत का यह चार्टर एक अंतिम चार्टर था। इसी तरह अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें प्रावधान था भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत के शासन पर इंग्लैंड की संसद का सीधा व प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के पद एवं 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन। इंडिया सेक्रेटरी भारत राज्य सचिव का पद सृजित, जिसमें भारतीय मामलों में सम्राट की शक्ति के प्रयोग का अधिकार। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया, जो कि भारत राज्य सचिव के प्रति जवाबदेही रहा। इस अधिनियम को भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी तरह अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें प्रावधान था विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। वायसराय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार तथा भारत परिषद में भारतीय जनता के बीच में प्रतिनिधि नामजद करने का अधिकार। इसी तरह अगला एक्ट है 1873 का अधिनियम 1873। इस अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसी तरह अगला है शाही उपाधि अधिनियम 1876। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। औपचारिक रूप से भारतीय सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण। कर अधिनियम 1892। इसमें प्रावधान रहा सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ और संसदीय व्यवस्था कुछ सीमा तक। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1909। इनमें गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले, इसे मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। इसमें प्रावधान रहा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तथा पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। गवर्नर जनरल के परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नामांकन।
प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत, पहली बार बजट पर प्रस्ताव पेश करने का मत देने का अधिकार। इसी तरह अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू वायसराय चेम्सफोर्ड, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, सिखों व यूरोपियों के लिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, प्रथम राज्य परिषद राज्यसभा तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा जिसे लोकसभा के नाम से जाना गया। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी तरह प्रांतों का राजस्व केंद्रीय राजस्व से अलग, राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो वर्गों आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन जबकि हस्तांतरित विषय प्रांतीय विधान परिषद के अधीन थे। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों व विषयों का विभाजन किया गया। इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें प्रावधान रहा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण का प्रस्ताव अस्तित्व में नहीं आ सका। केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ, राज्यों में समाप्त। इसमें बर्मा भारत संघ से अलग, सूचियों का विभाजन, आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीश की प्रावधान रहा। संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुआ। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़े स्रोत है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों एवं अन्य संप्रदाय तक किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में विधानमंडल चुनाव संपन्न हुआ। यह भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जाता है। इन एक्टों के पश्चात संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रावधान था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद भारत का संविधान बना सका। इस संविधान पर 26 नवंबर 1949 को सदस्यों का हस्ताक्षर हुए। संविधान के नागरिकता आदि से संबंधित कुछ उपबंध तत्काल लागू हो गए। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। इस वीडियो के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन किया गया है और यदि इसका नोट्स बनाना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। धन्यवाद।